इक्वल टू माइनस जी म्यू बी एम जे, और एम जे की वैल्यू माइनस जे टू प्लस जे, ये हो सकती है, इतनी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि माइनस जे से प्लस जे तक हो. Now, the potential energy of magnetic moment in the presence of magnetic field is equal to mj g mu b b, ये वैल्यू आ जाएगी. अब अगर मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं तो मैक्सवेल बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ई की पावर माइनस यहाँ पे पॉपुलेशन अपॉन के टी, तो यहाँ पे ई की मतलब सॉरी ई की पावर माइनस ई अपॉन के टी, तो ई की वैल्यू हमें दी है माइनस ई अपॉन के टी, तो ई की वैल्यू रख दी, तो ई की पावर माइनस एम जे जी म्यू बी बी अपॉन के टी. Now a unit volume of paramagnetic material of n atoms, then the magnetization is m is equal to n into statistical average of magnetic moment component पर. ये टोटल के लिए अगर करें एक यूनिट वॉल्यूम के लिए तो ये वैल्यू आ रही थी कि ई की पावर माइनस एम जे जी म्यू बी बी. टोटल वॉल्यूम के लिए ले लें तो m मैग्नेटाइजेशन m n इक्वल टू n का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल के लिए हो गया. स्टैटिस्टिक तो ये एवरेज के फॉर्म में लिखा गया, यहाँ पे समेशन आ गया कि माइनस जे टू प्लस जे माइनस एम जे जी म्यू बी ई की पावर माइनस एम जे जी म्यू बी अपॉन के टी अपॉन ई की पावर. तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जो इक्वेशन नंबर ये बनी है m, यानी कि मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू आई है m इक्वल टू n समेशन माइनस जे टू प्लस जे माइनस एम जे जी म्यू बी ई की पावर माइनस एम जे जी म्यू बी अपॉन के टी अपॉन दिस वन ई की पावर माइनस एम जे जी म्यू बी बी अपॉन के टी. अब दो केसेस ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि टेम्परेचर आ रहा है, तो टेम्परेचर के लिए एक बार इन्होंने ये ले लिया कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए, और दूसरा सॉल्व करेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लो टेम्परेचर, और एक बार हाई टेम्परेचर और लो मैग्नेटिक फील्ड. ये मान लिया कि एम जे जी म्यू बी बी इज वेरी वेरी लेस देन के टी, एक केस ये ले लिया. तो ये वाले केस से जब सॉल्व किया तो इसका सोल्यूशन काई पैरा इक्वल टू, क्योंकि पैरामैग्नेटिक है तो म्यू नॉट म्यू बी स्क्वायर अपॉन 3 के टी ये आ रहा है. तो मेनली ये जो हम देख रहे हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस देख रहे हैं. जब हमने डायमैग्नेटिक का सॉल्व किया था तो वहां पर टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं आ रही थी, बट इन द केस ऑफ पैरामैग्नेटिक टी का फैक्टर आ रहा है. नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट पेज में जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉल्व किया है. तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे भी देखा कि काई पैरा इक्वल टू जब सॉल्व किया लास्ट में म्यू नॉट एन म्यू बी स्क्वायर अपॉन 3 के टी, तो यानी कि अभी भी जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस आ रहा है. दोनों केसेस में टेम्परेचर डिपेंडेंस आ रहा है. अब यहाँ पे एक नया टर्म इन्होंने ऐड किया है इस वाले एट द लो टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू एन जी जे बी बी जे एक्स. तो ये बी जे एक्स अब इसके लिए तो फिर से पूरा स्टोरी जाना पड़ेगा, वो बिरलियन जोन से वहां से उन्होंने सॉल्व करके और उसकी वैल्यू रखी हुई है, तो उतना डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है. बी जे एक्स तो सफिशिएंट है. इसके बाद यहाँ पे जो जे का टर्म आ रहा है जैसे कि एन जी जे म्यू बी बी जे एक्स, तो ये मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जब सॉल्व करनी होती है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब जे की वैल्यू भी सॉल्व, क्योंकि जे स्टेट्स दिखा रहा है तो जे इक्वल टू एल और प्लस माइनस एस हो सकता है. तो यहाँ पे जो सॉल्व करना होता है उसके लिए हुंड रूल लगाते हैं हम लोग, हुंड रूल अप्लाई करते हैं. तो हुंड रूल क्या बताता है कि इफ हाँ मतलब जे इक्वल टू एल प्लस माइनस एस होगा, बट जे इक्वल टू एल माइनस एस होगा इफ द सेल इज लेस देन हाफ फिल्ड, और जे इक्वल टू एल प्लस एस होगा इफ द सेल इज मोर देन हाफ फिल्ड. तो जैसे तो एल और एस की जिस तरह से वैल्यू होंगी उस तरह से हम लोग हुंड रूल लगा के यहाँ पे जे की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. हाँ, तो
पैरामैग्नेटिज्म के केस में और जैसे पैरामैग्नेटिज्म के केस में जब पैरामैग्नेट जिन जिन सब्सटेंस में होता है उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स यही हो रहा है ना कि कोई भी जैसे होम रूल जब हम लगाते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सॉल्व करना है तो वहां पे डायरेक्ट तो हो नहीं पाएगा जे की वैल्यू, वहां पे तो होम रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो होम रूल के लिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, छोटा सा होम रूल का क्वेश्चन कर लेते हैं तो मतलब ये क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन करिए आप लोग, फाइंड द, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टर्म सिंबल, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द टर्म सिंबल इफ इन द डी सबसेल, if the D subcell is 70% fill। क्वेश्चन नोट किया ना सबने? अखिलेश जी, सॉल्व किया किसी ने? हेलो, वॉइस नहीं आ रहा है क्या? हेलो, आ रहे सर। अच्छा, क्या है आपका टर्म सिंबल निकाला आपने? डबलेट डी 3/2 3 हाफ हाफ। अच्छा, फिर से बोलिए। डबलेट डबलेट, कैपिटल डी 3 हाँ, हाफ हाफ। जे की दो वैल्यू होंगी, हाफ और 3 हाफ, तो टू टर्म निकलेंगे। हम्म। और किसी का? धीरेन जी है कि नहीं? है तो। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, क्या पूछा था आपने? क्या चीज? क्या पूछा था, क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। अच्छा, रिपीट करें? मैं ये कह रहा था हम्म कि व्हाट विल बी द टर्म सिंबल इफ हम्म, इन द, इफ द डी सबसेल इज 70% फिल्ड। अच्छा अच्छा। आपने कुछ और सुन लिया क्या? नहीं नहीं, सुना यही था। चलिए अच्छा, सर, ठीक है।
70% फील्ड में क्या होगा ये कैसे तो इस यानी तरह से? 7 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो हाँ 5 तो 7 यानी इलेक्ट्रॉन्स। डी में 10 होते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन है। हाँ 7 70% फिल है, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए सर क्या स्पेक्ट्रल टर्म्स निकालने थे? हाँ, तो मैं ये मतलब होम रूल से है ना, तो 5 स्टेट्स आएंगे डी ऑर्बिटल के लिए, हाँ 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 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। हाँ हाँ। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करके और फिर एल की वैल्यू, एस की वैल्यू और अच्छा अच्छा, तो डी के लिए 7, 1 2 3 5, तो ऐसे साफ जाएंगे 5, फिर अपोजिट ये और ये कौन पेयर थे बच्चे? सर स्पिन की वैल्यू 3/2 है ना इसमें, ग्राउंड स्टेट। नहीं, वो तो उसी से आ जाएगा ना। देखिए हमने ऐसे फिल किया उसको, -2 -1 0 1 2, ठीक। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए फिर तो मतलब एक एक फिल करते चलिए, 6 हो गए, फिर 7 ये। तो यहाँ तक तो स्पिन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ तक तो वो कैंसिल ही हो जाएगा ना उससे। फिर स्पिन की वैल्यू 1 और 1 उसके लिए एडजस्ट करेगी। ये s इक्वल टू 1/2 और l की ठीक। चलिए कोई नहीं, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लेना होम रूल वाला, ठीक है। और सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। देखिए आप ये डी ऑर्बिटल बोला है मैंने, ठीक है। तो डी के लिए यस 5 स्टेट्स आएंगे। हाँ, और हाँ एल की वैल्यू -2 -1 0 1 2, ठीक है। इस तरह से -2 -1 0 1 2। हाँ, ये उसके एल की बाद वैल्यू सर कहाँ, ये तो एमएल की वैल्यू आएंगी। हाँ सॉरी, वही एमएल की वैल्यू -2 हाँ -1 0 1 2 स्टेट्स है वहां हाँ पे। फिर हाँ उसके बाद आप फिल करेंगे। हाँ, पहले पहले वाले में क्या हो गया, स्पिन अप स्पिन डाउन, 2 इलेक्ट्रॉन पहले आ गए, फिर 2 आ गए, ठीक। फिर फिर दो सब आ में गए, एक फिर एक सिंगल सिंगल है। आ गए। सिंगल सिंगल कहाँ, हाँ 6 और एक साथ हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन। 5 एक 6 और एक 6 और 7, हाँ तो दो, तो दो 3 अनपेयर बचे सर। हाँ हाँ हाँ। तो जो 3 जो अनपेयर बचे, दो ही तो ये पेयर हुए। और ये पेयर्ड हो गए बाकी। तो यहाँ से एस की वैल्यू और एल की वैल्यू दोनों निकाल लेंगे हम लोग। तो एस की वैल्यू सर कितनी आ जाएगी? अब ऐसे अगर प्लस हाफ हाफ लेते हैं तीनों तो 3/2 आ जाएगी, वही मैं कह रहा हूँ, 3/2 है ना? और है। फिर एल कैसे डिसाइड करेंगे? 3/2 एल डिसाइड करने के लिए तो एल की देखिए माइनस एम एल की वैल्यू से एल डिसाइड कर एमएल की, लीजिए, क्योंकि एमएल की एल वैल्यू डिपेंड प्लस कर की, रहा है वैल्यू पे। हाँ तो एल की वैल्यू 5 आएंगी, एमएल की।
तो -2 किसको असाइन करेंगे, जो पेयर्ड हो गए क्या? किसको? एक मिनट। -2 -1 किसको असाइन करें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हैं उनको कि इधर अनपेयर्ड को? पेयर्ड वाले को करिए, नहीं अनपेयर्ड वाले माइनस को। पेयर्ड वाला तो unpaired। इसमें चला ही गया ना। -2 अनपेयर्ड को, फिर -1 एक अनपेयर्ड, फिर 0 एक की हो जाएगी। तो इससे ml से l कैसे देखिए निकलेगा? ऐसे है कि एल की वैल्यू जो है, जब एल की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो एम एल की वैल्यू जो रखी है ना हमने, तो जो हाँ। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका मल्टीप्लाई करते रहे चले जाएंगे। हाँ। ठीक है, तो देखिए जब -2, या तो फिर इधर से भर लीजिए या फिर उधर से, -2 से मान लीजिए आपने इधर से नीचे से भरना स्टार्ट किया है, ठीक है। सर एक पेपर करके दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है। यस सर, एल की वैल्यू फिर 3 आ जाती है इसमें, मतलब हैं? फिर 3 वैल्यू आई है सर एल की, 3 आ कितनी? 3। l की वैल्यू 3 आ जाएगी? हाँ, यस इस मेथड से कैसे? 0 1 2 3 सर दोनों पेयर्ड की +2 और दोनों पेयर्ड की +1 6 होगी टोटल, हाँ और अनपेयर्ड की 0 -1 -2 तो -3 6 -3 3 आ रही है सर। हाँ सर, ऐसे तो 6 3 आ रहा है। एक मिनट, L is equal to 2 into 2 plus 1 into 2। तो माइनस माइनस फिर प्लस कैसे हो जाएगी? ये ml की वैल्यू 2 + 1। L is equal to 4 जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करना है ml की वैल्यू, हर एक ml की वैल्यू हाँ, हर एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में, तो हाँ 1 1 1 1 1, तो ये माइनस माइनस में आ जाएगी वैल्यू, तो ये ऐड कर देंगे 3 हो जाएगी। हाँ, सबको ऐड करने पे 3 आ सर गई। से और उसके बाद जो S की वैल्यू आएगी, तो S की वैल्यू देखिए ये -हाफ +हाफ, तो एक अनपेयर्ड बच रहा है ना उस वाले स्टेट में, तो S की वैल्यू हो गई 1/2, तो L की वैल्यू 3 और S की वैल्यू 1/2। अब इसी के लिए J की वैल्यू क्या हो जाएगी, L - S to L + S, L - S to L + S, ठीक। लेकिन केस ये होता है कि J की वैल्यू L - S और L + S दोनों है, बट वो कब एग्जिस्ट करेगी, जब J = L - S तब होगा इफ सेल इज लेस देन हाफ फिल्ड। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। J J J equal to बराबर L + S कब, जब नहीं L - S, J = L - S if cell is less than half filled, लेस देन and half filled, हाफ फिल्ड। ठीक। and J = L + S is equal to L + S if cell is more than half filled। मोर देन हाफ फिल्ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे तो मोर देन हो रहा है। तो J = L + S आ जाएगा, मीन्स तो 3 + 1/2, यानी कि आपकी जो ये आ गई उसकी वैल्यू आ गई 7/2, J की वैल्यू 7/2, J की वैल्यू 7/2, तो 2S + 1 LJ, और S की वैल्यू हमारी है 1/2, ये आ गया 2। नहीं, J की वैल्यू 7/2 आ गई, तो जो L करस्पॉन्डिंग वो आएगा SPDF आएगा, F आ जाएगा, है ना? और हाँ, और J की वैल्यू 7/2, तो इसका जो टर्म सिंबल आ गया 2F 7/2। तो ये फिर ये हाफ सर कैसे हो गई? ये 3/2 होने चाहिए डबलेट, नहीं तो फिर ये क्या आ जाएगी अगर S हाफ ले रहे हैं हम लोग? अरे हम ये कह रहे हैं कि जब आप 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है तो वो अप डाउन हो रहा है, तो वहां से तो वे कैंसिल हो गए, तो एक ही तो बचा, तो स्पिन हाफ हो गई ऐसे करके। नहीं सर, 6 कहाँ, 5 सेल्स हैं D के सब सेल, और 5 पहले सिंगल सिंगल फिल करेगा और फिर पेयरिंग होगी, तो पेयरिंग 2 ही तक तो हो पाएगा एक भी, और 3 बचेंगे वो अनपेयर बचेंगे तीनों।
बन जाए, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, और उसके पहले वो फेरोमैग्नेटिक रहेगा। ये हाई टेम्परेचर देने पे फेरोमैग्नेटिक को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर बहुत लो टेम्परेचर पे रहेगा तो फिर वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा। ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान करके रखें, क्योंकि इफ फेरोमैग्नेटिक में अगर हाई टेम्परेचर देंगे तो दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक, and if the ferromagnetic substance with the low temperature, that will be the diamagnetic. तो सर लो टेम्परेचर का ऑर्डर कितना होना चाहिए? लो, जब क्यूरी से लो में पैरा भी शो करता है तो वो कुछ सर्टेन बाउंड्री तो होनी चाहिए। लो मींस Curie क्यूरी से लो फेरोमैग्नेट। Curie से नहीं, low क्यूरी से लो फेरो बदल जाता है पैरा में, लेकिन और कितना टेम्परेचर डाउन करें कि वो डाया में कन्वर्ट हो जाए? जितना सुपर कंडक्टर का होता है 4.2 केल्विन, ठीक। और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अगर उसको वेरी हाई टेम्परेचर पे रख दें तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ये सारी प्रॉपर्टी ये एक दूसरे से शो करते हैं कि डायमैग्नेटिक को अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे कर देंगे तो वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो सुपर कंडक्टर का ऐसा है ना, वो तो नाम ही उसका सुपर कंडक्टर है, अगर इसका यूज होने लगे तब तो हमें बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एनर्जी की, क्योंकि वहां पे तो लॉस होता नहीं है। वहाँ लॉस नहीं होता, वो तो बरसों तक चलती रहेगी, एक बार करंट फ्लो करा दो उसमें। पर इतना लो टेम्परेचर पे रख के हम कैसे होगा, ये तो प्रॉब्लम है। ये है, हो सकता है कहीं दूसरा कोई प्लेनेट हो, वहां पे लोग करते हैं उस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये हाँ, तो मैं बता रहा था कि फेरोमैग्नेटिक जो है वो हाई टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक की तरह शो करेगा, और शो किस लिए करता है, क्योंकि जब वहां पे टेम्परेचर हाई होता है तो उस केस में there will be thermal effect and offset of spin alignment. Because of that, the ferromagnetic substance becomes the paramagnetic. And ferromagnetic substance, they possess a large positive value of susceptibility. पैरामेग्नेटिक केस में क्या था कि स्मॉल वैल्यू थी सब्सिबिलिटी की, यहाँ पे है लार्ज वैल्यू है। लार्ज। और फेरोमैग्नेटिक के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? फेरोमैग्नेटिक एग्जांपल जैसे आपके कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिर्फ मेजर तो वही है। कोबाल्ट, निकल, और जिंक, कुछ नंबर ऑफ एलॉयज हैं, ऑक्साइड्स हैं, CrO2 है, MnAs, MnBi, मतलब इस टाइप्स के कुछ कुछ फेरोमैग्नेटिक्स, ये सारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं। फेरोमैग्नेटिक का ये तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन हो गया कि व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक सब्सिबिलिटी क्या है और कौन से टेम्परेचर पे क्या आएगा। अब इसके लिए जो थ्योरी दी थी वो दी थी वीस ने। वीस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फेरोमैग्नेटिज्म का थ्योरी दिया था, और उन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है उसमें ये प्रॉपर्टी क्यों आती है कि वो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके उन्होंने दो रीज़न बताए थे। फर्स्ट रीज़न ये था कि it contains a number of small regions called domains, and these domains are spontaneously magnetized. वहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल रीजन्स हैं उस पर्टिकुलर जो भी सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वहाँ पे, और दैट इज स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड, एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन is determined by vector sum of individual domains. different सर ये लिटरेचर अगर हम लोगों को भी प्राप्त हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी सुन ले रहे, फिर बस हो जाएगी। ठीक है, प्राप्त हो जाएगी आप लोग को। ठीक है सर। पर अभी ऐसा सुनिए कि बना रहे वो ज्यादा ठीक है, अच्छा नहीं सर वो इतनी अब नहीं रहेगी, रिटेंटिविटी कम हो गई। सही है, चलिए कोई नहीं। हाँ,
तो and that magnitude of spontaneous magnetization, this is determined by vector sum of magnetic moment of individual domains. डिपेंड किस पे करता है? स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन ऑफ ईच डोमेन। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन पर्टिकुलर डोमेन में, ये किसकी वजह से है? इट इज द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्सचेंज फील्ड। वहां पे क्या हो रहा है कि जो फील्ड है उसका एक्सचेंज हो रहा है, तो उस फील्ड को एक्सचेंज होने की वजह से डोमेन में वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ये एक्सचेंज फील्ड जो हो रहा है वो क्या कर रहा है कि दैट टेंड्स टू प्रोड्यूस ए पैरेलल अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स। मेनली क्या होता है कि एटॉमिक डाइपोल्स है, कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर एटॉमिक डाइपोल्स है, तो वो डायमैग्नेटिक में भी है, पैरा में भी है, फेरो मतलब कोई भी सब्सटेंस है वहां पे है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में पर्टिकुलरली क्या होता है कि वो उनका पैरेलल अलाइनमेंट होता है, तो पैरेलल अलाइनमेंट होने की वजह से शो करते हैं वो। और यही केस में पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि यहाँ पे पैरेलल अलाइनमेंट उनका एग्जिस्ट नहीं हो पाता, रैंडमली इधर उधर होते हैं मैग्नेटिक जो भी मतलब एटॉमिक डाइपोल्स है, उस वजह से वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर वहां पे भी पैरेलल अलाइनमेंट होने लगे तो वो शो करने लगे। हाँ, और फेरोमैग्नेटिक को अब डिसरप्ट करने के लिए मीन्स उसका चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए क्या हुआ कि पैरेलल अलाइनमेंट है, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, लेकिन जब हम उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि उसका जो अलाइनमेंट है एटॉमिक डाइपोल्स का वो चेंज हो रहा है। तो अलाइनमेंट चेंज होने की वजह से पैरामैग्नेटिक सॉरी मतलब दूसरी प्रॉपर्टी शो करने लगता है। अब ऐसे ही ना, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये देखा गया कि जब इसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं तो पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है। तो पैरामैग्नेटिक किसी भी सारे अलाइनमेंट थे वहां पे, हाई टेम्परेचर देंगे तो हाई टेम्परेचर देने में डिस्ट्रप्शन तो होगा ही वहां पे, जैसे डिस्ट्रप्शन होता है तो वो उतना प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और फेरोमैग्नेटिक लो टेम्परेचर पे डायमैग्नेटिक अलाइनमेंट तो रहेगा लेकिन एक्टिविटी नहीं रहेगी, तो फिर कैसे वो शो करेगा? तो ये एक्सचेंज फील्ड है, और एक्सचेंज फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटाइजेशन। यही एक्सचेंज फील्ड है जो कि मैग्नेटाइजेशन, जितना एक्सचेंज फील्ड ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज करेगा। और इसी जो इसको इन्होंने जो एक्सचेंज फील्ड है इसी को मॉलिक्यूलर फील्ड भी बोलते हैं, और क्योंकि ये थ्योरी वीस ने दी थी तो इसी को वीस फील्ड भी बोलते हैं। एक्सचेंज फील्ड, मॉलिक्यूलर फील्ड, वीस फील्ड, these are the same things. हम लोग क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखिए वो जो हिस्टेरिसिस कर्व का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो भी हिस्टेरिसिस कर्व का कॉन्सेप्ट इतनी डोमेन्स की वजह से ही आता है। ये तो मैं इतना एक्सप्लेन मुझे लगता है करने की जरूरत है नहीं, ये तो सब पढ़ा ही हुआ होगा, हिस्टेरिसिस कर्व वगैरह सबका, कोई नई चीज है नहीं। और दो रीजन होते हैं मैग्नेटाइजेशन किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए फर्स्ट क्या है कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो देयर विल बी द ग्रोथ इन द साइज ऑफ डोमेन्स in the favorable orientation with respect to applied field at the expense of those having unfavorable orientations। means अगर कुछ orientations favorable नहीं है, favorable means कुछ align नहीं है, तो जैसे ही हमने external field लगाई तो वो aligned हो गए, तो ferromagnetic substance की तरह काम करने लगेगा वो। external magnetic field लगाया तो ये है कि हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे डाइपोल्स हों जो कि अलाइन नहीं हो
तो अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो और अलाइन हो जाएंगे, तो वो और तेजी से काम करने लगेगा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और उसमें फिर से हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो वो और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगेगी, मींस हार्ड कोर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा वो। तो ये हो गया फेरोमैग्नेटिक का। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या है? अभी हमने जिस तरह डायमैग्नेटिक किया, हाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में सारी जैसे कि हमने डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो, जितना भी है सब कुछ सेम है कि स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वहां पे भी है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक वहां पे भी है, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट एंटी फेरोमैग्नेटिक्स के केस में क्या होगा कि एडजेसेंट मोमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट्स है दे आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट्स व्हाई complete cancellation of the moments takes place and the substance will not show any magnetic property. So एंटी फेरो, तो ये कह सकते हैं कि एंटी फेरो जो है वो एक तरह का डायमैग्नेटिज्म भी है, क्योंकि डायमैग्नेटिज्म भी शो नहीं करता है और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी शो नहीं करता है। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? मैग्नेटिक मूवमेंट्स का डिफरेंस आ रहा है कि यहाँ पे अगर मैग्नेटिक मूवमेंट्स का कंप्लीट कैंसिलेशन नहीं हो रहा होता तो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म भी फेरोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर सकता था, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हाँ, उसके बाद जैसे कि हमने क्यूरी टेम्परेचर में क्या देखा, तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है कि उसके बाद का पैरामैग्नेटिक है, उसके पहले फेरोमैग्नेटिक है। उसी तरह एक टेम्परेचर और होता है, उसे बोलते हैं नील टेम्परेचर। तो नील टेम्परेचर के केस में क्या, उसके केस में दूसरी चीजें होती हैं। नील टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ज़्यादा होगा नील टेम्परेचर से तब वो पैरामैग्नेटिक शो करता है। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द नील टेम्परेचर देन द सब्सटेंस विल बी पैरामैग्नेटिक। नील टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के बाद मतलब क्यूरी टेम्परेचर एबव द क्यूरी टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक होता है, नील टेम्परेचर भी एबव द क्यूरी टेम्परेचर दैट विल बी द पैरामैग्नेटिक। एंटी फेरो हो गया। अब फेरी, फेरी की बात कर लेते हैं, फेरी क्या है। तो फेरी मैग्नेटिज्म है, वहां पे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होगी। ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है लगभग एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की तरह ही, बट यहाँ पे क्या होता है कि जो एडजेसेंट मूवमेंट्स होते हैं दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में अनइक्वल है, तो दैट्स वाई देयर विल बी नो कंप्लीट कैंसिलेशन एंड द सब्सटेंस विल शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बट इन वेरी लेस फॉर्म, बहुत स्मॉल सा एग्जिस्ट करेगा, मतलब सब्सिबिलिटी पूछे तो स्मॉल ही होगी वहाँ पे, और पैरामैग्नेटिक की जैसी नहीं, उससे भी कम। पैरामैग्नेटिक तो लगभग लगभग होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट फेरोमैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिज्म के केस में दे आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड and complete cancellation is not possible, that's why the magnetic property, it will show the magnetic property। और फेरोमैग्नेटिज्म के, फेरी मैग्नेटिज्म के एग्जांपल्स हो सकते हैं, मेनली इसके एग्जांपल्स होते हैं ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं, जैसे Fe3O4 हो गया, फेरस आयन हो गए, Fe2O3 हो गया, ये इस टाइप्स के।
तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स के आपके वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो और फेरी मैग्नेटिज्म। ये पूरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जितने भी थे सब हो गया, कंप्लीट हो गया ये। कुछ किसी का कोई क्वेश्चन हो, डाउट आ रहा हो? अखिलेश जी, अंकित, प्रेजेंट सर। मैं कह रहा हूँ कोई डाउट है आपका? नो सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन फिर करिए तो समझ में आया, कितना समझ में आया। एक क्वेश्चन लिखे, यस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सम मैग्नेटिक मटेरियल which exhibit the properties of diamagnetism, paramagnetism, ferromagnetism, antiferromagnetic, ferrimagnetic is. ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन, if sample diamagnetic orbital magnetic moment plus spin magnetic moment is equal to small. सर फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, इफ सैंपल डायमैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन, इफ सैंपल पैरामैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इज स्मॉल। थर्ड है, इफ सैंपल फेरोमैग्नेटिक orbital magnetic moment is very less than spin magnetic moment. Fourth option, if sample ferrimagnetic orbital magnetic moment less than spin magnetic moment. Fifth option है, if sample antiferromagnetic spin magnetic moment is very greater than orbital magnetic moment.
क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अखिलेश जी, हाँ सर। कौन सा सही होगा? सर ये हमें क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हुआ क्या नहीं तो इसमें पूछा गया। मैं पूछ तो रहा हूँ कि आप बोल नहीं रहे। देखिए, ऑप्शन आपने लिखे कि नहीं, पहले ये बताइए। ऑप्शन लिखे हैं क्या, ये सैंपल डायमैग्नेटिक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, स्मॉल, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो रहा है कि वो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है कि ये जो सारे सब्सटेंस है, डायापैरा फेरो जो भी है, इसमें जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो हाँ कैसा कंट्रीब्यूशन होगा। मतलब कि जैसे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें ये है हाँ, कि डायग्मेटिज्म के केस में कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों को ऐड करेंगे तो क्या स्मॉल वैल्यू आएगी। ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, अच्छा। हाँ, दूसरा ये कह रहा है कि पैरामैग्नेटिक के केस में एम ऑर्बिटल और एम स्पिन क्या स्मॉल वैल्यू आएगी। तीसरे में ये कह रहा है कि फेरोमैग्नेटिक केस में क्या होगा, क्या स्पिन की वैल्यू मतलब एम ऑर्बिटल इज वेरी वेरी लेस देन एम स्पिन, कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू स्पिन की से कम होगी। इस तरह से पूछ रहा है वो, उनमें रिलेशन अच्छा, पूछ रहा है कि ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या। ये अभी जो मैंने बताया उसी से क्वेश्चन है, ये वहीं से जो भी बता गया, सारी चीजें एक्सप्लेन की। तो देखिए, चलिए मैं हूँ। मैंने ये बताया था ना कि जो डायमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है कि सबके केस में कि जितने भी ये हैं मतलब 1 2 3 4 5 टाइप के सब्सटेंसेस हैं, इनमें सब में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लेकिन उनमें ही जो चीजें हो रही हैं उसकी वजह से किसी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, किसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है।
ठीक। हम्म डायमैग्नेटिज्म के केस में क्या होता है कि डायमैग्नेटिज्म के केस में कि ऑर्बिटल और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो दैट्स व्हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। ठीक। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो कह रहा है वो तो कह रहा है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इज स्मॉल, तो जब ये स्मॉल तो नहीं होगे तो जीरो होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। हाँ ये वाला ऑप्शन तो सही होगा नहीं। हाँ अब दूसरे ऑप्शन में आते हैं। पैरामैग्नेटिज्म के केस में मैंने ये बताया था कि वहां पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट पैरामैग्नेटिक होगा वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से भी हो जाएगा। अगर जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दोनों की वजह से एग्जिस्ट करेगी तो वहां पे तो स्ट्रांग होगा ना दोनों की वैल्यू। स्ट्रांग किसके केस में होगी? स्ट्रांग होगी फेरोमैग्नेटिक के केस में, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगी, स्पिन का अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट की वजह से ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। अब समझिए कि बाकी ऑप्शंस में कौन सा सही हो सकता है। चलो फिर सेकंड ऑप्शन सही हो सकता है। हाँ, सेकंड ही ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन इसलिए नहीं सही है, अच्छा थर्ड देखते हैं क्यों नहीं सही है। सेकंड तो सही है, थर्ड इसलिए नहीं सही है क्योंकि वो कह रहा है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज वेरी वेरी लेस देन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ऐसा नहीं है, फेरोमैग्नेटिक केस में दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, ये इसलिए गलत हो गया। उसके बाद फेरीमैग्नेटिक है, तो फेरीमैग्नेटिक में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड है कि एक का वैल्यू कम होगा दूसरे का वैल्यू ज्यादा होगा, दोनों में इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। और एंटी फेरो के केस में तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता ही नहीं है, तो वहां पे ऐसी कोई बात ही नहीं आएगी कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। क्लियर हुआ? यस सर। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया था। इस क्वेश्चन से सर पूरा टॉपिक ही क्लियर हो गया इस क्वेश्चन से। इसलिए बनाया था। ठीक है, फिर बाकी मैं नोट्स आप लोग को शेयर कर दूंगा, इसके जो भी ठीक ठीक नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं। सर अटेंडेंस लग जाएगी। सर हाँ 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 हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर हम लोग की सर क्लास कल से ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी? अभी तो शायद कुछ क्लियर नहीं है, जैसा भी होगा मैसेज आ जाएगा। ओके ओके सर, थैंक यू। इस वीक सर ऑनलाइन हो जाए तो अच्छा ही है। मे भी शायद ऐसा ही होगा। कुछ लोग आप लोग बाहर के भी हैं क्या कानपुर से? सर हमारे बैच में एक ज्यादातर लोग सर बाहर ही के हैं। अच्छा अच्छा यस सर, बाहर के ही। ठीक है, फिर अभी तो ऑनलाइन और नेक्स्ट वीक से शायद ऑफलाइन हो। मैं भी देखूंगा, मतलब पता चल जाएगा आपको शाम को ही। ठीक है, ओके 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 सर। सर, थैंक यू सर।